अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में हूँ और ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ऑर्गनस्ट्रारांडा तो इस ज़बान में इसको तलफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल है। मेरे साथ मौलाना महबूब साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो ये बहुत पहले यहाँ ओस्लो में आए थे और ये यहीं हैं और यहाँ इन्होंने बहुत दीन की खिदमत की है, तो इनसे यहाँ तारुफ़ हुआ। और ये पीछे इसकी एक क्या बे है, हार्बर है, और यहाँ से जो शिप्स हैं छोटे वो जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं और स्वीडन में भी जाते हैं जी, स्वीडन में भी जाते हैं और जर्मनी में भी जाते हैं तो, और डेनमार्क में जाते हैं। तो अभी हम बस खाना खा के यहाँ बैठे थे। तो जैसे कि मैं किसी भी मुल्क में जाऊँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस मुल्क के बारे में थोड़ा सा दोस्तों को बता दूँ। तो ये इस वक्त थोड़ी सी बर्फ़बारी हो रही है और अंदर बड़ा वार्म और कोज़ी था, लेकिन मुझे ये लगा कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं दोस्तों को यहाँ इसके बारे में बताऊँ। देखें, ये जो मुल्क है इसकी हिस्ट्री को आप ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पहले वाइकिंग्स थे जो पूरी, इनको आप समझिए कि जैसे वो कबायली होते हैं और जो जिनका ज़रिया माश यही होता है कि कहीं जाना, डाके मारना, लूटना, और वो फिर जैसे ट्राइबल लॉर्ड्स होते हैं तो वो रहते थे। और वूमन यहाँ से वो नीचे जाकर और मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, और जो ममालिक करीब के ममालिक थे सारे, वहाँ जाके लूट मार किया करते थे। इस मुल्क की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 3 मुल्क जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, अगर आप नक्शे को देखें तो जिस जगह पर इंग्लैंड का आइलैंड है, तो जहाँ उसकी टॉप शुरू होती है ना, उससे भी ऊपर जाकर नॉर्थ में नॉर्वे शुरू होता है। और नॉर्वे एक लंबा सा, जैसे पाकिस्तान है ना, मगर ये उसकी चौड़ाई कम है मगर लंबाई बहुत ऊपर तक चली जाती है। और उसके साथ बिल्कुल उसका जो मशरकी बॉर्डर है वो स्वीडन के साथ लगता है और नीचे जो है वो डेनमार्क है। तो इन तीनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया कि हम इकट्ठे होकर एक तरह की एसोसिएशन बना लेंगे और उसमें डेनमार्क जो था, हाँ, यूनियन बना लेंगे। और डेनमार्क जो था वो पावरफुल था और वो कंट्रोल करता था, यानी जो भी उनकी मेन पार्लियामेंट या मेन डिसीजन थे वो एक्चुअली डेनमार्क से होते थे। तो ये सारे इस तरह चलते रहे। फिर उसके बाद 1814 में, हाँ, बहुत काफ़ी पहले, 1814 में इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ठीक है, हमारी ये जो शनाख्त है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, ये तो रहे इसी तरह, लेकिन हम अब अलग अलग होंगे और अलग तरीके से चलाएंगे। इस सिलसिले में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे मुल्क से इन्होंने 128 बंदे, जो कि आप समझें कि साहिबुर राय थे, वो शूरा के मेंबर बन सकते थे, उनको इकट्ठा किया जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के एक्सपर्ट थे। और उन्होंने बैठ के डेलिब्रेट करके इस मुल्क के लिए एक आइन बनाया, एक कानून बनाया और इसका एक निज़ाम बनाया। और उस निज़ाम में जो सबसे कमाल की और ज़बरदस्त बात है कि यहाँ यूरोप के बाकी तमाम मुल्कों की तरह डायनेसिटीज़ थी, किंगहुड थी, मलका या क्वीनहुड और किंगहुड। तो यहाँ का जो बादशाह था, बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर किसी झगड़े के, इन्होंने वही जो यूरोप की निशात सानिया या रेनाइसा हुआ था, उन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत ये फ़ैसला किया कि बादशाह के पास इज़्ज़त होगी, एहतराम होगा, सेरिमोनियल जो सारा तकद्दुस है वो होगा, लेकिन कानून और कानून को चलाना और इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट के पास होंगे। और साथ एक और जो ज़बरदस्त बात मैंने यहाँ की मुझे पता चली कि एक्चुअली इस मुल्क के जो 3 पिलर हैं चलाने वाले, वो हैं बादशाह और पार्लियामेंट और तीसरा अदलिया। और ये तीनों के तीनों ऑटोनमस हैं, इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लिहाजा अगर इस मुल्क का बादशाह, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए एक आम आदमी की कार के साथ, तो बादशाह उस अदलिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और ये बात सिर्फ ज़बान से कहने की हद तक नहीं है, इन प्रैक्टिस भी ऐसा ही है। और बाकी इनका पार्लिमानी निज़ाम है, जमहूरियत जिसे वेस्टर्न पॉलिटिक्स कहते हैं, एक जी मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए से वो की जाती हैं। तो ये 10-12 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन उनमें मेन स्ट्रीम जो हैं वो 2-3 हैं, जिनमें राइट विंग पार्टीज़ हैं, लेफ़्ट विंग पार्टीज़ हैं। आजकल हुकूमत लेफ़्ट विंग की है या राइट विंग की? जी, लेफ़्ट, आजकल लेफ़्ट विंग की।
तो जो जी लेबर पार्टी की जो अच्छा जो राइट विंग से मुराद ये है कि वो जो कंजर्वेटिव जिनका स्टांस है और जो कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ यहाँ करने के हामी नहीं हैं और एक रवायात को फॉलो करने वाले हैं, और जो लेफ़्ट की पार्टियाँ हैं वो लिबरलिज़म और उनकी तरफ ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल ये पार्टियाँ मैंने थोड़ी सी इसकी तारीख़ दोस्तों से पूछी है, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो हो दूसरा हो, कंजर्वेटिव पार्टियाँ हों, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बिल्कुल या विल कमिंग थैंक यू। तो वो जो हमारी वो जो राइट विंग और लेफ्ट विंग पार्टियां हैं वो सारी की सारी मुल्क के लिए खैर खा हैं। उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉलिसी में होगा, मगर ये नहीं होता कि एक नई हुकूमत आए और पिछले सारे का उलट पुलट कर दे। और ये यहाँ का निज़ाम है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और मैं पहली दफ़ा नॉर्वे आया था और ज़ाहिर काम से ही आया हूँ यहाँ, बहुत ज़रूरी। और आज मेरी यहाँ जो इस्लामिक सेंटर है, जो कि बहुत बड़ा सेंटर था और वो कहते हैं पहला इदारा था, और मौलाना उनके जो है शुरू के 1998-85 में तशरीफ़ लाए थे, और ये वो यानी पायनियर हैं, बानी हैं, अल्लाह इनको उनका अजर दे। तो बहुत वहाँ मज़ा आया। मतलब जो मस्जिद का सही एक तसव्वुर है ना, कम्युनिटी सेंटर, तो इट वाज़ अ ग्रेट कम्युनिटी सेंटर। तो वहाँ एक आज सेशन था, तो हमारे बहन भाई बच्चे सारे बुज़ुर्ग यहाँ आए हुए थे। और शाम को जैसे मैंने आपको बताया था कि रहमा फाउंडेशन जो हमारा फ़ंड है, इस्लामिक रिलीफ फ़ंड, वो जो कि नॉर्वे की सबसे बड़ी एक है, और सबसे बड़ी से मुराद ये कि टॉप की बड़ियों में से एक है, यानी उसमें और मुल्कों की भी शामिल हैं, यानी जिस तरह यूएस एड है, इस तरह की सारी। तो उनका एक तकरीब है जिसके लिए मैं आया हूँ। बस मैंने ये सोचा, तो मैं इजाज़ भाई है हमारे, वो बना रहे हैं, तो एक थोड़ा सा पैन करके ना ये मंज़र दिखा दें। फिर वो लड़की आके बता गई है कि चाय तैयार है, और मैं आपके लिए यहाँ बर्फ़ में आया था। मैं दुआ कर रहा हूँ ज़रा बर्फ़बारी और ज़्यादा हो ताकि मैं उसको देख सकूँ। अच्छा बाय द वे, इस वक्त यहाँ 3:30 बजे हैं और मगरिब का वक्त होने वाला है। 3:30 बजे सूरज गुरूब हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे कोई अच्छी चीज़ और लगी तो मैं आपको बताऊँगा जी। अस्सलाम वालेकुम।